सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं और इसके 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। 54 क्वेश्चंस मैंने आपको पहले करा दिए हैं। अब आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस पार्ट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो अति लघु उत्तरीय जो आपका पवन सीरीज है इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गणित के सामने लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करोगे आपको तो थर्ड सेमेस्टर की गणित की जितनी भी वीडियोस हैं सभी खुल के आ जाएंगी। क्लासेस की वीडियोस, राजन सीरीज की वीडियोस और पवन सीरीज की वीडियोस, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो। तो सारी चीजें आपको लाइन से लगी हुई प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। वहां से आप सभी वीडियोस को देख डालिए और अपने तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन बना लीजिए, जिससे आप 25 में 25 स्कोर करके आए एग्जाम में, ठीक है। तो 25 में 25 पूरा आपको स्कोर करना है। गणित में आपको एक भी नंबर छोड़ के नहीं आना है। पूरा 25 में 25 आपको स्कोर करना है, यह आप बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम क्वेश्चंस को करना। देखिए प्रश्न है यहाँ पे, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140 इस प्रकार से ऊंचाइयां दी गई हैं 8 बालिकाओं की। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका निकालना है तो माध्यिका हम किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले जितने भी आंकड़े दिए रहते हैं उनको आरोही या अवरोही मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लगा लेते हैं। तो जितने भी आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं पहले इनको आप एक व्यवस्थित क्रम में लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे कि 8 बालिकाओं की ऊंचाई को आरोही क्रम में लगाने पर, अब आरोही क्रम में आप लगाओगे तो क्या आएंगी ऊंचाइयां। देखिए सबसे छोटी जो ऊंचाई दी गई है 133 सेंटीमीटर दी गई है, फिर 135 सेंटीमीटर, फिर 137 सेंटीमीटर, उसके बाद 138 सेंटीमीटर, फिर 140 सेंटीमीटर, फिर 142 सेंटीमीटर, फिर 148 सेंटीमीटर और इसके बाद है 150 सेंटीमीटर। तो ये 8 बालिकाओं की ऊंचाइयों को हमने क्रम में लगा लिया है। अब देखिए माध्यिका का सूत्र क्या लगेगा, ये कैसे देखते हैं हम लोग। तो n जितनी संख्या दी गई है 8, यह सम संख्या है। सम संख्या है मतलब कि माध्यिका का फॉर्मूला जो सम संख्याओं के लिए लगता है वह फॉर्मूला लगेगा। माध्यिका का सूत्र जो होता है विषम संख्याओं के लिए अलग लगता है और सम संख्याओं के लिए अलग लगता है। तो 1/2 और ब्रैकेट में आ जाता है आपका n/2वें पद का मान, पद का मान और धन, इसे आप लिखते हैं n/2 धन 1, यह लिखा जाता है। या फिर इसी को कुछ लोग कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, पूरे के बटे 2 हो जाता है और यहाँ धन ऊपर 2 हो जाता है। तो दोनों बात एक ही है, चाहे यह लिखा हो n/2 धन 1 लिखा हो या फिर यह लिखा हो n धन 2/2, ठीक है। दोनों का मतलब आप समझ रहे हैं एक ही है, ठीक। तो सूत्र आप चाहे जैसे यहाँ पे इस पद को कई जगह इस प्रकार से लिखा रहता है और कई जगह से n/2 + 1वें पद का मान, ठीक। तो आपको क्या करना है, n/2वें पद का मान रखना है, फिर n धन 2/2वें पद का मान रखना है और दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर लेना। देखिए यहाँ 1/2 है, ठीक है, ब्रैकेट के आगे, ठीक। अब n/2वें पद का मान यानी n कितना है 8 और 2, 8/2 यानी कि 4, 4वें पद का मान, चौथे पद का मान धन और 8 धन 2 यानी कि 10/2 यानी कि 5वें पद का मान। अब चौथा पद कौन सा है यहाँ, अब चौथा पद का मान हम रखेंगे तो चौथा पद कौन सा है। देखिए पहला पद 133, दूसरा पद 135, तीसरा पद 137 और चौथा पद है 138 और पांचवा पद है 140। तो चौथे पद का मान 138 हो जाएगा और पांचवें पद का मान हो जाएगा 140, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 गुणे दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 278 और
आप 2 से भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 139 आ जाएगा। ठीक, तो 139 माध्यिका हो जाएगी। ठीक, माध्यिका कितना हो जाएगा, 139। और अगर यही बहुविकल्पी में आपको दिया रहता, ठीक है, तो आपको जल्दी से उत्तर कैसे आप निकाल सकते हो। आप देखेंगे, आठों को क्रम में लगाएंगे और बीच के 2 पदों को देखेंगे। देखिए 3 पद इधर छोड़ देंगे, आप 3 पद इधर छोड़ देंगे तो बीच के 2 पद मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों पदों का आप एवरेज ले लेंगे, सीधे सीधे इनको जोड़ से 2 से भाग दे दीजिए तो आपको माध्यिका मिल जाएगी। ठीक है, कहीं भी अगर विषम पद लिखा है तो एकदम बीच वाला पद माध्यिका होती है। अगर विषम पद नहीं लिखा है तो आप अगर 6 पद की संख्या है तो 2 पद इधर छोड़ दीजिए, 2 पद उधर छोड़ दीजिए और बीच के 2 पदों का आप एवरेज दे दीजिए, वही माध्यिका होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से हल कर लोगे, 139 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। उस वृत्त का एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, रचना मत लिखिए। ठीक है, तो ये किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक 3.5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है। तो 3.5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना बहुत आसान है। एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी आप एक लाइन खींच लीजिए और यहाँ पे केंद्र पे आप प्रकार का निडिल रखिए और यहाँ पे पेंसिल रखिए। पेंसिल रख के ऐसे प्रकार को घुमा दीजिए। ऐसे प्रकार को आप घुमा देंगे तो यह आपका क्या बन जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर का वृत्त बन जाएगा। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर का वृत्त आपको मिल गया। इसके बाद आपको बोल रहा है कि उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए और बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। अब देखिए कोई बिंदु हम लोग ले लेते हैं, बिंदु P। ठीक है, तो माना यहाँ पे आप ले रहे हो बिंदु P। ठीक, तो बिंदु P आप ले रहे हो यहाँ पे, तो आप क्या करिए, ऐसे मिला दीजिए, केंद्र O से आप इसको मिला दीजिए। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद जो बिंदु P है, जो बिंदु P आपने लिया है, इसी बिंदु P पे प्रकार की निडिल रखिए और आधे से अधिक दूरी लेकर के इस प्रकार से आप एक चाप लगा दीजिए। ठीक, इस प्रकार से आप चाप लगा दोगे तो जहां पे यह त्रिज्या को कट कर रहा है, मान लेते हैं R पॉइंट पे, मान लेते हैं कट कर रहा है, तो R पॉइंट पे रख करके एक चाप आप लगाएंगे। फिर उस चाप पे प्रकार को रख के फिर एक चाप लगाएंगे और इस पहले वाले चाप से एक चाप आप इधर लगा लेंगे और दूसरे वाले चाप से फिर इसी चाप को काट देंगे। तो आपको अब क्या कर लेना है, P पॉइंट और यह जो मान लेते हैं दोनों चाप एक दूसरे को जहां काट रहे हैं, S पॉइंट, इसको आप मिला दीजिए। इसको आप मिला देंगे तो आपको एक रेखा मिल जाएगी, यही क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, और इसी के लंबवत रेखा मिल जाएगी, जो OP है इसी के लंबवत एक रेखा आपको मिल जाएगी। यह क्या हो जाएगी, यह स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा आप बना के दिखा सकते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 3 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 5 गुणे 3 के घाते 9 गुणे 3 के घाते 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो घातों का गुणा का जो फॉर्मूला होता है, जो नियम होता है, वह होता है a के घाते m है और बीच में अगर गुणा है, गुणे a के घाते n है, तो यह क्या हो जाता है, a के घाते m धन n हो जाता है। मतलब कि समान आधार रखते हुए घातों को बस हम जोड़ देते हैं। तो देखिए 3 के घाते 4 है और 3 के घाते 5 है, यह कितना हो जाएगा, 3 के घाते 9, फिर गुणे में है 3 के घाते ऋण 9, फिर गुणे में है 3 के घाते 2। अब देखिए 3 के घाते 9 और गुणे 3 के घाते ऋण 9, यह घाते जुड़ेंगे तो 3 के घाते 0 आ जाएगा। 3 के घाते 0, किसी भी संख्या के 0, तो उसका मान 1 हो जाएगा। इसका मान 1 हो गया, फिर गुणे 3 के घाते 2, 3 के घाते 2 कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे उत्तर कितना आ जाएगा, 9। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको बहुत ही आसानी से हल कर लोगे। 3 के घाते 2 बचेगा और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 4 बटे x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर बटे 9 का गुणनफल कीजिए। तो अब 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 के घाते 2 और बटे में है x के घाते 2।
तो पूरे के घाते हम इसको 2 लिख सकते हैं और ऋण इसी प्रकार से 2y/3, 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पे आप लगाओगे तो एक ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा 2/x प्लस y/3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2/x माइनस y/3। ठीक है, तो यही आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक, इसके बाद log 1 बेस 10 का मान बताइए। तो log 1 बेस 10 का मान होता है 0। और यह कैसे होता है, अगर ये सॉल्व करना आप चाहो तो log 1 को कितना लिखा जा सकता है, 1 को किसी भी संख्या के घात में 0 लिखा जा सकता है। तो 10 के घात 0 लिख देंगे और यहाँ बेस में है 10। तो अब देखिए किसी भी संख्या लॉग में अगर किसी भी संख्या के घात में कुछ होता है तो बाहर आ जाता है। तो 0 गुणे log 10 बेस 10 यानी कि 1, तो 0 इंटू 1 आ जाएगा 0। ठीक, तो इस तरीके से log 1 की जो वैल्यू होती है वह 0 होती है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है लाभांश शेयर के किस मूल्य पे दिया जाता है। तो लाभांश शेयर के प्रारंभिक मूल्य नॉमिनल वैल्यू पे दिया जाता है। जिस मूल्य पे शेयर खरीदा जाता है उसी मूल्य पे लाभांश मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, यदि समुच्चय A इतना हो और B इतना हो तो समुच्चय A इंटरसेक्शन B का मान बताइए। मतलब A इंटरसेक्शन B मतलब कि ऐसे पद जो दोनों में हो। तो देखिए 5 दोनों में है, 5 A और B दोनों में है, 9 A और B दोनों में है, 13 A और B दोनों में है। बाकी कोई ऐसा पद नहीं है जो A और B दोनों में है। तो जो दोनों में होते हैं वो A इंटरसेक्शन B में लिखे जाते हैं। और A यूनियन B में क्या लिखे जाते हैं, A यूनियन B में सारे पद लिखे जाते हैं जो A और B में उपस्थित होते हैं। बस कोई पद रिपीट नहीं होता है, कोई पद 2 बार नहीं लिखा जाता। ठीक, तो अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9a² माइनस 24a प्लस 18a² को 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, बस 3a से भाग देना है। तो 3a से किसमें भाग देना है, 3a से भाग देना है 9a² माइनस 24a प्लस 18a²। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे 18a² क्वेश्चन में देखिए लिखा है और यहाँ पे देखिए 18a³ लिखा है। तो इसे पहले तो हम क्रम से लगा लेते हैं। 18a³ रहेगा, इसे आप सही कर लीजिएगा 18a³। तो देखिए प्लस 18a³ जो बड़ी घात है उसको हम आगे लिख लेते हैं। फिर देखिए 9a² है, फिर माइनस 24a है। ठीक, इसी में भाग देना है। अब आराम से हम भाग देंगे। अब पहला देखिए 18a³ है। ठीक, और जिससे हम भाग दे रहे हैं वह कितना है, 3a है। तो 3a में हम कितने का गुणा कर दें कि वह 18a³ बन जाए। तो 6a² का अगर हम गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 18a³। 18a³ हो जाएगा और प्लस 18a³ है और घट जाएगा तो यह 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्लस 9a² को हम उतार लेंगे। अब 9a² 3a में अगर 3a का गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 9a² और फिर ये घट जाएगा, बच जाएगा 0 यहाँ पे। और अब हम उतार लेते हैं माइनस 24a को। अब 3a को माइनस 24a बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा -8 से। -8 में गुणा करेंगे 3a का तो ये हो जाएगा 24a। ठीक, -24a, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -24a में 24a जुड़ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से गुणा करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा, भाग देने के बाद हमें भागफल जो मिल जाएगा वह मिल जाएगा 6a² प्लस 3a माइनस 8, यही भागफल हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद
अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि कोण OBC 40 अंश है तो कोण BAC यानी कि ये कोण हमें ज्ञात करना है और कोण ये वाला कोण 40 अंश दिया है। तो इसी त्रिभुज OBC में देखिए O वृत्त का केंद्र है और OB त्रिज्या है और OC त्रिज्या है। तो देखिए समान भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं वह समान होते हैं। तो ये कोण और ये वाला कोण ये बराबर होंगे तो यानी कि ये भी 40 अंश हो जाएगा। अब त्रिभुज OBC में दो कोण 40 अंश के हैं तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 धन 40 यानी कि 180 में से 80 घटा देंगे और ये हो जाएगा 100 अंश का कोण। ठीक, अब किसी भी जीवा के द्वारा जो केंद्र पे बना कोण होता है वह परिधि पे बने कोण का दूना होता है। तो ये जो कोण है वह इस कोण के जिसका मान पूछ रहा है उससे दूना होगा यानी कि यह कोण कितने का हो जाएगा 50 अंश का हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको बस लिख लेना है और सॉल्व बहुत आसानी से आप कर लोगे। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। 2 घंटे 15 मिनट यानी कि कितना हो जाएगा 2 घंटे 120 मिनट और 15 मिनट और जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 135 मिनट का 45 मिनट से अनुपात लेना है। दोनों को मिनट में बदल के तभी अनुपात लेंगे। तो 45 त्रिक 135 होता है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 3:1 का अनुपात आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कितने समय में 7500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4125 रुपए हो जाएगा। कितने समय में पूछ रहा है और मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है और ब्याज भी दिया गया है, बस आपको समय बताना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वह होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 यानी कि I बराबर होता है P इंटू R इंटू T बाई 100 और यहीं पे अगर T बराबर लिखना हो हमको तो कितना हो जाएगा दर गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ठीक, तो यही सूत्र अब आ गया है। समय निकालना है आपको, सारी वैल्यूज बस रख देना है, सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे और उसके बाद देखिए क्या यह 75 से और 11 से आप भाग दोगे इसमें तो 11 से एक बार काटेंगे तो ये कट जाएगा देखिए 33 3 बार और ये कितना हो गया 8 और 7 बार जाएगा। उसके बाद बचेगा 5 और 5 बार जाएगा 375 आ जाएगा। 375 को 75 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक, तो 5 वर्ष आ जाएगा। 5 वर्ष में जो साधारण ब्याज हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 5 वर्ष में साधारण ब्याज 4125 रुपए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघु चाप का अंश माप 70 अंश है तो दीर्घ चाप का अंश माप निकालना है। अब अंश माप आप छोड़ दीजिए, अंश माप यही होता है जैसे एक वृत्त में किसी एक त्रिज्य खंड के द्वारा कितना यहाँ पे कोण बनाया जा रहा है। तो एक के द्वारा 70 अंश बनाया जा रहा है और पूरे पे 360 बनता है। ठीक है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 360 माइनस 70 यानी कि 290 अंश। दीर्घ चाप के द्वारा जो अंश माप होगा वह कितना होगा वह 390 अंश होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, यदि 5 की घात 3 125 हो तो इसका लघुगुणक रूप लिखिए। लघुगुणक रूप मैंने दोस्तों आपको कई बार लिखना बताया है। देखिए यहाँ पे 5 आधार है तो यहाँ भी आधार में 5 हो जाएगा और जो यहाँ पे बराबर में संख्या लिखी गई है ठीक है वो यहाँ आपके सामने आ जाएगी 125 यहाँ सामने आ जाएगा और यहाँ जो 5 के घात में संख्या है वह बराबर के इधर आ जाएगी। इस प्रकार से किसी भी घातांक को आप लघुगुणक रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, रेखांकित चेक एवं बियरर चेक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रेखांकित चेक में कुछ नहीं होता है दोस्तों, कोने पे 2 रेखा खींच के अकाउंट लिखा होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, रेखांकित चेक, जब रेखांकित चेक के बाएं किनारे की तरफ 2 तिरछी रेखा खींचकर रेखा के बीच में AC पे शब्द लिख दिए जाते हैं तो ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। तो जिसकी धनराशि खाते में ही जाती है, ठीक है, जिसके नाम पे चेक है उसी के खाते में यह पैसा वह व्यक्ति ले सकता है जिसको दिया गया है। ठीक,
और बियरर चेक क्या होता है? तो इस चेक को किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह व्यक्ति बैंक से जाकर के खाते में पैसे निकाल सकता है। ठीक है, तो अब अंतर आप समझ गए होंगे। यह चेक रेखांकित चेक से केवल अकाउंट में पैसे लिए जा सकते हैं जिसके नाम पे यह चेक है, और बियरर चेक पे कोई भी किसी को भी चेक दिया जाए तो वह जाकर के, मतलब जैसे मेरे नाम पे अगर चेक है तो आप भी बैंक में जाकर के पैसे निकाल सकते हैं और कैश पैसे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि 8x व 18 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 4 संख्याएं आपको दे दी गई हैं, 8x, x और 18। यह समानुपात में है तो इनको कैसे लिखेंगे? 8 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 18, इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है? अब देखिए, अनुपात का मतलब होता है बटे, तो इसको कितना लिख सकते हैं? x बटे 8 बटे x, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, और फिर ये लिखा जाएगा x बटे 18। तो अब देखिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए तो ये कितना आएगा? x का गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और 8 का गुणा 18 में होगा। ठीक, 8 का गुणा 8 में तो 4 और 8 हासिल लगा 6, और 8 और 6 14। x बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 144, और ये आ जाएगा 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है आपको, वृत्त आपने बना लिया। ठीक, वृत्त आप बना लोगे और जिस पॉइंट पे आपको स्पर्श रेखा खींचनी होगी उस पॉइंट को और केंद्र को आप मिला लीजिएगा, और फिर इसी जो पॉइंट, ये जो त्रिज्या बनेगी, इस त्रिज्या के लंबवत आपको रेखा खींचनी रहेगी। तो लंबवत रेखा खींचने के लिए आप क्या करोगे? P पॉइंट पे आप प्रकार का निडल रखोगे और इस तरीके से पेंसिल से एक चाप लगा दोगे। ठीक, फिर एक चाप यहाँ लगाओगे, एक चाप यहाँ लगाओगे, फिर इन दोनों चाप के माध्यम से एक एक चाप लगाओगे जो एक दूसरे को कट करेंगे। फिर एक दूसरे को जहां चाप कट करेंगे उस पॉइंट को और पी पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा आप खींच दोगे ए बी। यही ए बी रेखा क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, समुच्चय ए इतना है, बी समुच्चय इतना है, तो ए माइनस बी आपको निकालना है। तो ए माइनस बी समुच्चय कैसे लिखते हैं? देखिए, ए माइनस बी समुच्चय मतलब कि b के ऐसे पद जो a में हो वो आप बाहर निकाल दीजिए। अब b के ऐसे पद जो a में हो वो बाहर निकाल लें। तो देखिए, b में है 5 तो a में है 5, तो इस 5 को a माइनस b में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब b में है 7 और a में 7 नहीं है तो 7 को ऐसे रहने दीजिए। और देखिए, b में है 3 तो इस 3 को यहाँ नहीं लिखेंगे a माइनस बी में। तो a माइनस बी में क्या बचेगा? केवल 2 बचेगा। a माइनस बी में मतलब कि a के पद, a में जो पद हैं वो घटाए जा रहे हैं। और कैसे पद घट जाएंगे? जो b में होंगे। ठीक है, a माइनस बी का यही मतलब हुआ कि a जो सेट है आपका, जो समुच्चय है, उसमें से कुछ निकाला जा रहा है। a माइनस बी का मतलब आप ऐसे समझिए कि सेट a में से कुछ निकाला जा रहा है। अब निकाला क्या जाएगा? निकाला वही जाएगा जो रहेगा, निकाला वही जाएगा जो घटाया जा रहा है वो रहेगा। जैसे b में वो पद, b के वे पद घटाए जाएंगे a में से जो a में होंगे। ठीक है, तो वही हमने किया है। a सेट हमने लिया है और उसमें से वे पद हमने बाहर निकाल दिए हैं जो b में है। तो यही a माइनस बी समुच्चय हो जाएगा जो 2 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में देखिए, सरल करना है हमको और कुछ नहीं करना है। ऋण 12 बटे 7 गुणे ऋण 14 बटे 27 है, और यहाँ देखिए बीच में ऋण का निशान है और यहाँ ऋण 8 बटे 45 है। तो ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा ये धन, धन 8 बटे 45 गुणे 9 बटे 16। ठीक, इसको सरल कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दोनों गुणे में है तो अंश और हर को देखिए।
अब यहाँ पे देखिए दोनों पद ऋणात्मक हैं तो दोनों ऋण ऋण धन हो जाएगा। सबसे पहले तो यही कर लीजिए, फिर 7 से 14 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और इसके बाद 12 को 3 से काटेंगे तो 4 बार में, और 27 को 3 से काटेंगे तो 9 बार में। देखिए ऊपर बच रहा है 4 दूनी 8 और नीचे बच रहा है 9, तो 8 बटे 9 और बीच में है धन का निशान, और 9 पच्चे 45, इसको काट दीजिए दूसरा देखिए आप, और 8 दूनी 16 ये काट दीजिए, तो ऊपर बच रहा है देखिए 1 और नीचे बच रहा है 5 दूनी 10। अब हर समान कर लीजिए 90, और यहाँ 8 में गुणा हो जाएगा 10 का यानी कि 80, और 1 में गुणा होगा 9 का यानी कि 89 बटे 90, यही आ जाएगा उत्तर। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा 4 सेमी तथा 6 सेमी है, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समकोण बनाने वाली भुजा कौन सी होती है? आधार और लंब। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे लंब बटे 2। तो आधार गुणे लंब बटे 2 यही आपको करना है। तो 4 गुणे 6 बटे 2 यानी कि 2 से 4 को काट दीजिए तो 2 गुणे 6 यानी कि 12 वर्ग सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यदि 9x 12 16 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 4 राशियां समानुपात में हैं तो इनको आप कैसे दिखाएंगे? 9 अनुपाते x समानुपाते 12 अनुपाते 16। अब इसके बाद कैसे लिखेंगे? अनुपात का मतलब बटा होता है, समानुपात का मतलब बराबर होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए x का मान कितना आ जाएगा? x का मान, x यहाँ से आप लिखना चाहें तो x का गुणा होगा 12 से, और 9 और 16 का गुणा हो जाएगा, और x को एक तरफ लिखेंगे तो 12 इधर आ जाएगा। अब 12 और 16 को काट दीजिए 4 से, तो ये 4 बार में और ये 3 बार में, और 3 से 9 को काट दीजिए 3 बार में, तो 3 चौक को 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात करने में मैंने आपको बताया है कि आपको कंपैरिजन कराना होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1 है, और b की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू ऋण 10 है। अब a इंटू सी आप निकाल लीजिए तो कितना आएगा? -10 आएगा। -10 लाना है 3 को तोड़ के, तो 3 को तोड़ के -10 कैसे आएगा? 3 को 2 भागों में तोड़ दीजिए, 5 और ऋण 2 में, तो यही यहाँ पे किया गया। देखिए 3x को 5x माइनस 2x लिख दिया गया है। इसके बाद पहले में x कॉमन मिल जाएगा, दोनों जगह x प्लस 5 आ जाएगा कॉमन, x प्लस 5, और यहाँ बचा है x और यहाँ पे -2, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से गुणनखंड कर लोगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 6 मीटर लंबाई 2.5 मीटर ऊंचाई और 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले दीवार का आयतन। तो पहला ही प्रश्न दोस्तों हमने देखा था, हमने दीवार का आयतन निकाला था। तो देखिए लंबाई है 6 मीटर, ऊंचाई है 2.5 मीटर, और मोटाई सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसे मीटर में बदल देंगे 100 से भाग दे करके, तो 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर। अब दीवार क्या होता है? घनाभ के आकार का होता है, तो कौन सा सूत्र लग जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप सूत्र जरूर लिखिएगा। दीवार के आयतन का सूत्र होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और गुणा करके आप निकाल लीजिएगा कितना आ जाएगा? 2.25 वर्ग मीटर नहीं होगा, यह घन मीटर होगा। ठीक है, जो आयतन आता है वह आता है घन मीटर में, और अगर सेंटीमीटर में तीनों होता तो घन सेंटीमीटर में। ठीक, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 9 सही 4/5 में किस संख्या का गुणा करेंगे गुणनफल 42 हो जाए। तो मान लेते हैं x का या का किसी भी संख्या का गुणा कर देते हैं और क्या हो जाता है? गुणनफल 42 हो जाता है। तो 9 सही 4/5 को कितना लिखेंगे भिन्न के रूप में? 5 गुणे 9 45 और धन 4 कितना हो जाएगा? 45 और 4 49/5। 49/5 में x का गुणा करते हैं तो 42 आ जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 का गुणा ऊपर होगा बटे में 49, और तो कितना आ जाएगा? 6 × 5 = 30/7। 30/7
लिखिए या फिर लिखिए इसको 4 सही 2/7 का गुणा करने पे आपको संख्या 42 मिल जाएगी। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 4x² प्लस 12xy में क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, पूर्ण वर्ग कोई संख्या बन जाए मतलब कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ जाए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब आपको दिया गया है यह पद 4x² प्लस 12xy, 4x² प्लस 12xy यह आपको दिया गया है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए 4x² को 4 को भी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब बीच में देखिए पहले तो a² आता है तो मैंने इसको a² के रूप में लिख दिया, इसके बाद आता है प्लस 2ab, तो 12xy को 2ab के रूप में लिख लेंगे, तो 2 इंटू a हमें मिल चुका है 2x। ठीक, अब इसके बाद यहाँ देखिए 2 इंटू 2x यानी कि 4x। अब इसमें से 12xy में से अगर 4x निकाल लें तो क्या बचेगा, संख्या की जगह 4 से भाग दीजिए तो 3 बचेगा, और x हमने निकाल ही लिया है और बचा है y। तो देखिए 12xy को हमने इस तरीके से लिख दिया। 12xy को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2x प्लस 3y। तो देखिए a हमारा यहाँ पे है 2x का स्क्वायर और a यहाँ पे भी है, और जो 2 का गुणा होता है वो 2 यहाँ पे है। अब बचा क्या है यहाँ पे, b यहाँ पे बचा हुआ है यानी कि 3yb हो जाएगा। तो 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यह b हो जाएगा, और 3y का स्क्वायर आप जोड़ रहे हैं तो घटा भी देंगे। ठीक है, और यह जो आपको इतना मिल जाएगा यह आपको होल स्क्वायर मिल जाएगा। अगर 9y² 3y का होल स्क्वायर यानी कि 9y² आप जोड़ दो तो यह पूरा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो 9y² जोड़ने पे संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, होल स्क्वायर के रूप में बन जाएगी। तो यही आपसे पूछा था कि क्या जोड़ दें कि होल स्क्वायर बन जाए। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ऋण पत्र डिबेंचर किसे कहते हैं। ऋण पत्र या डिबेंचर किसे कहते हैं, तो जान लीजिए आप किसे कहते हैं। ऋण पत्र कंपनियां अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए शेयर के अतिरिक्त ऋण पत्र भी जारी करती हैं। ये ऋण पत्र आम जनता जिसमें शेयर धारक भी शामिल हो सकते हैं ऋण प्राप्त करने हेतु जारी किए जाते हैं। कंपनियां ऋण प्राप्त करने के लिए मतलब कर्ज लेने के लिए ऋण पत्र जारी करती हैं। कंपनी एक निश्चित अवधि के ऋण लेती हैं और इस पर निश्चित दर से ऋण पत्र धारकों को ब्याज अदा करती हैं। अवधि पूर्ण होने के पश्चात धारक को उनसे लिया गया ऋण ब्याज सहित कंपनी वापस कर देती है। तो ऋण पत्र में क्या होता है, एक कंपनी ऋण लेती है और जितना ऋण ले रहती है वह निश्चित समय के बाद ब्याज सहित जिससे ऋण पत्र उसने लिया होता है उससे वह कंपनी लौटा देती है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को log 2 और log 3 के पदों में लिखिए। log 2 यह बराबर में है, यहाँ ऊपर नहीं लिखा है, log 2 और log 3 के फॉर्म में लिखना है, मतलब log 2 और log 3 के रूप में आपको लिखना है। जैसे log 12 का स्क्वायर, log 12 का स्क्वायर, log 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो घात होता है वो बाहर आ जाता है और सामने लिखा जाता है, यानी कि 2 गुणे log 12 हो जाएगा। और log 12 को कितना लिख सकते हैं, 12 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 और गुणे 3। ठीक, अब इसको कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे log। अब देखिए log में अगर गुणा रहता है तो वह धन के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा log 2 धन log 2 धन log 3। ठीक, अगर log में log a इंटू बी रहता है तो इसे कितना लिखते हैं, log a प्लस log b। तो इसी रूल से हमने इसे देखिए सब अब log 2 और log 3 के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, log 12 का स्क्वायर को हमने लिख दिया log 2 और log 3 के फॉर्म में। ठीक, इसी प्रकार से log 48 को कितना लिखा जा सकता है, log
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि log 2 के घाते 4 गुणे 3। अब ये कितना हो जाएगा, log a प्लस log b हो जाएगा, यानी कि log 2 के घाते 4 धन log 3। तो log 2 के घाते 4 कितना हो जाएगा, 4 घात बाहर आ जाएगी गुणे में, तो 4 गुणे log 2 धन log 3। log 48 को कितना लिखा जा सकता है, 4 log 2 धन log 3। तो log 2 और log 3 के फॉर्म में पूरा आ गया। अब इसके बाद अगला देखिए, log 16 बटे 27 को, तो log 16 बटे 27 को क्या लिखा जा सकता है, log 16 को लिख दीजिए 2 का 4 बार गुणा और 27 को लिख दीजिए 3 का 3 बार गुणा। तो ये हो जाएगा log 2 के घाते 4 और 3 के घाते 3। अब log a बाई b अगर होता है, log a बाई b अगर होता है तो ये कितना होता है, log a माइनस log b, log a माइनस log b होता है। तो अब ये कितना हो जाएगा, log 2 के घाते 4 माइनस log 3 के घाते 3 और घातें बाहर आ जाएंगी, तो 4 log 2 माइनस 3 log 3। तो इस तरीके से तीनों टर्म जो हमको दिए गए थे इनको हमने log 2 और log 3 के रूप में लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 के घाते 1/2 धन 3 के घाते 1/2 और दूसरे में है 5 के घाते 1/2 ऋण 3 के घाते 1/2। तो यह देखिए किस फॉर्म में है, यह फॉर्म में है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर 5/2 को a हम देखें a की तरह और 3 के घाते 1/2 को b की तरह देखें तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि हम इसे कितना लिख सकते हैं, 5 के घाते 1/2 के घाते 2 और ऋण 3 के घाते 1/2 के घाते 2, क्योंकि a हमारा कितना है 5 के घाते 1/2 और b कितना है 3 के घाते 1/2। अब इसको हमने कितना लिखा है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा घात पे अगर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है, 1/2 में गुणा होगा 2 का तो हो जाएगा 1, और इसी प्रकार से 3 के घाते 1/2 में गुणा होगा 2 का तो हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 5 ऋण 3 यानी कि 2। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 1 से 50 तक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब शुरू की अगर प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 से 10 तक की, 1 से 25 तक की, 1 से 28, 27, 1 से 30, 32, मतलब ऐसे ही शुरू से 1 से लेकर के अगर आपको n तक की संख्या का जोड़ निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है, प्राकृतिक संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया n इंटू n प्लस 1/2। और इसमें ध्यान रखिएगा कि शुरू से 1 से लेकर के जोड़ होता है और कोई भी संख्या छोड़ी नहीं जाती है। ठीक है, तो 1 से 50 तक की संख्याओं का अगर जोड़ निकालना है तो n की वैल्यू आप बस इसमें 50 रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 50 गुणे 50 धन 1, यानी कि 50 गुणे 51/2। तो कितना आ जाएगा, 2 से 50 को काटेंगे 25, 25 का गुणा होगा 51 में, तो ये कितना आ जाएगा 1275। ठीक है, तो 25 का गुणा करेंगे 51 में तो यह आ जाएगा 1275। तो यह इस प्रकार से आप योगफल निकाल लोगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने खास मित्रों में कम से कम 5 खास मित्रों में आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो आपका डीएलएड का ग्रुप है उसमें इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि सभी लोगों को इसी प्रकार से सभी लोग सही पढ़ें, और कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है तो सारी चीजें, टाइम किसी का ना बर्बाद हो, जल्दी से सभी लोग सभी प्रश्नों को हल कर लें और अपनी तैयारी को बेहतर कर लें। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल बेल आइकन होगा, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। ठीक है, इसी प्रकार आपको सभी विषय पढ़ा दिए गए हैं, सभी विषयों के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए गए हैं, और हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से क्लासेस तो ले ही ली गई हैं, यह आपको पता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप और अच्छी तैयारी अपने 3rd सेमेस्टर की कर सकते हैं हमारे ऐप के माध्यम से। ऐप पे आपको दोस्तों
थर्ड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। कोर्स में आपको सभी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से जो क्लासेस हैं, सभी हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा 8 विषयों का, और आपको हर एक चैप्टर के बाद हर एक विषय में टेस्ट देखने को मिलेगा, और मास्टर क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी जो हम लोग एक विषय एक ही वीडियो में पढ़ा देते हैं, पूरा कवर कर देते हैं विषय, वह वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। और सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको ऐप में देखने को मिलेंगी और बिना प्रचार के देखने को मिलेंगी, तो आप बिना डिस्टरबेंस के अपनी पढ़ाई ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐप को आप जरूर डाउनलोड करिए और थर्ड सेमेस्टर तैयारी अपनी और बेहतरीन करिए। ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या सीधे आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च करेंगे तो आपको वहां पे ऐप हमारा दिख जाएगा। ठीक है, ऐप का लोगो हमारा दिख जाएगा टारगेट यूपीटेट सीटेट का, तो डाउनलोड कर लीजिए वहां से और अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन बनाइए। अब दोस्तों यहाँ पे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब इसके आगे कहीं भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और जो भी आपके डिमांड्स हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और कौन सी क्लासेस आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो सारी क्लासेस मैंने ले ही ली हैं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं, तो मैथ के प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।